चुनौती है वो हमारे देश के समक्ष और खुद हमारे भी समक्ष आकर के प्रस्तुत हो गई है। अब हम इसके 2 डायमेंशन देखने वाले हैं। एक तो हम इसको डोमेस्टिक लेवल पे देखेंगे कि भारत के समक्ष ये एक चुनौती है और दूसरा हम ये देखेंगे कि भारत की जो छवि है इसे लेकर के क्या इंटरनेशनल लेवल पर प्रभावित हो सकती है। तो ये 2 डायमेंशन हमारे होने वाले हैं और जो हम चर्चा करेंगे वो पहले बिंदु में यही चर्चा करेंगे कि ये जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म जो टर्म है ये लगातार न्यूज़ में बनी हुई है। जब से ये रेड फोर्ट का जो ब्लास्ट हुआ है उसके बाद से काफ़ी ये जो है न्यूज़ में है। दूसरा हम इसमें ये बात करेंगे कि ये है क्या? और तीसरा हम ये बात करेंगे क्या वास्तव में ये किसी वर्ग विशेष से जुड़ी हुई विचारधारा है या फिर ये कॉमन विचारधारा है? और चौथा बात हम ये करेंगे कि इससे भारत जो है निपटेगा कैसे? इसका सॉल्यूशन क्या है? इस पर बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि ये इश्यू क्या है? आपने देखा कि किस प्रकार से व्हाइट कॉलर टेररिज्म जो है वो लगातार न्यूज़ में है और जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे एक आर्टिकल से विजन आईएएस का है व्हाइट कॉलर टेररिज्म। अगर आप यूपीएससी या स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो इंटरनल सिक्योरिटी वाला जो पार्ट है उसके अंदर ये न्यूज़ कवर होने वाली है। अब देखना ये कन्फ्रंटिंग द व्हाइट कॉलर टेररिज्म इन इंडिया ये भी 5 दिसंबर का है। अलार्मिंग ट्रेंड ऑफ व्हाइट कॉलर टेररिज्म इमर्जिंग इन इंडिया। इसी तरीका से आप देखेंगे हाउ व्हाइट कॉलर टेररिज्म इज नॉट ए न्यू फेनोमेना यानी कि कोई नया चीज नहीं है ये नया कोई ऐसा कोई वो नहीं आ गया ये पहले से जारी है। इसका भी देखने वाले हैं इसको हम लास्ट में जो है इसका विश्लेषण करेंगे। हाउ कैन इंडिया टैकल द राइजिंग इसको हम सॉल्यूशन वाले पार्ट में देखेंगे। राजनाथ सिंह फ्लैग व्हाइट कॉलर टेररिज्म सिटीज दिल्ली ठीक है और जब से दिल्ली के अंदर वो रेड फोर्ट वाला जो ब्लास्ट हुआ है इसी तरीका से आप देखेंगे कि बहुत सारे आर्टिकल्स इस पर लिखे गए व्हाइट कॉलर टेररिज्म इसका मीनिंग रिसेंट केस और ये जो मॉड्यूल है ये है क्या पूरा का पूरा। इसी तरीका से जो है इसके ऊपर बहुत सारे जो न्यूज आर्टिकल्स वो आते हैं। आज हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि ये है क्या और ये क्या नया फेनोमेना है या वास्तव में ये पूरी दुनिया के लिए है या फिर सिर्फ हमारा जो डोमेस्टिक यानी कि इंडिया में ही ये सब देखने के लिए मिल रहा है। और चौथे पॉइंट में हम देखने वाले हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। अब आपने देखा होगा इस तरीका का ये जो सिमी आप जानते होंगे अभी जिसको हम पीएफआई बोलते हैं पहले इसका नाम सिमी हुआ करता था। आप जानते होंगे कि आज इंटरनेट के आने से इनकी जो पहुंच है वो दुनिया भर के अंदर बैठे हुए जितने भी ये एक तरीका से कट्टरपंथी है इन तक जो पहुंच है वो आसान हो गई है। अब या कहो कि उनकी पहुंच जो है इन तक आसान हो गई है। अब बात आती है कि इन कौन है ये लोग हैं जो एक विशेष समुदाय से आते हैं। आपने देखा कि जिस तरीका से जो आतंकी गतिविधि हुई है उनमें आपको एक ही समुदाय के जो लोग हैं वो देखने के लिए मिले हैं। अब आप कहोगे कि ऐसा क्या है कि ये समुदाय जो है लगातार इतना जो है रेडिकलाइज हो गया है या फिर रेडिकलाइज पहले से था अभी जो है ये बाहर आने लगा है। तो वो भी हम देखने वाले हैं। आपको एक जो इनका जो एक अपना आप कह सकते हैं कि एक फंडा होता है इनका एक फंडा है उम्मा उम्मा का जो फंडा है उसमें नेशनलिज्म जैसी कोई चीज होती नहीं है। तो नेशनलिज्म से बेशक वो एकदम अलग है लेकिन उम्मा जो है अपने आप में एक फेक आइडियोलॉजी है। लेकिन बात वही आती है ना कि फिर अगर गुमराही करना है तो फिर इसी तरीका से किया जाएगा। तो उनको पाठ पढ़ाया जाएगा देखो नेशन जैसी कोई चीज होती नहीं है। आपको जो है अपने उम्मा के लिए कार्य करना है आपको जन्नत के लिए कार्य करना है और जन्नत के अंदर आपको हूर मिलेंगी। इस टाइप की जो उनको एक आइडियोलॉजी जो है वो पढ़ाई जाती है उससे कोई व्यक्ति राजी हो जाते हैं कि भाई ये दुनिया जो है ये तो मायावी दुनिया है ये एक स्टे का स्थान और यहां से हमें जन्नत के लिए जाना है। अगर जन्नत आपको जाना है तो उसके 2 ही रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि भाई एक डी डे आएगा है ना डूम्स डे जिसे बोलते हैं कि एक डी डे आएगा यानी कि अंतिम दिन आएगा और उस दिन सबको जो है कब्र से उठा करके भेजा जाएगा। ये जितनी भी अब्राहमिक रिलीजन है उनके अंदर चाहे यहूदी हो चाहे क्रिश्चियन हो या फिर इस्लाम को मानने वाले हो उनके अंदर ये जो आइडियोलॉजी है ये आपको देखने के लिए मिलती है। और दूसरा रास्ता जन्नत जाने का ये है कि आप सीधे जो है काफिर को जो है आप काफिर को जो है क्या करना है आप मुशरिक को जो है एक मुसलमान बनाइए या फिर उसको जो है हटाइए रास्ते से तब भी आप सीधे जन्नत जा सकते हैं। तो इस तरीका की जो आइडियोलॉजीज है उनको लेकर के इस तरीका की जो घटनाएं हैं ये एक ग्रुप या एक समुदाय के अंदर उनको इतना ज्यादा रेडिकलाइज कर देती है। और शुरू से मैंने आपको बताया कि एक वैल्यूज जो होती है ना पारिवारिक जो वैल्यू है मोस्ट ऑफ द मैं सबके लिए नहीं कह रहा मोस्ट ऑफ द क्या होती है कि एक तो ये उम्मा वाला कॉन्सेप्ट जो आता है उससे नेशनलिज्म की जो भावना है क्योंकि नेशन जैसा कंसेप्ट ही नहीं है तो नेशन जैसी जो भावना है वो खत्म हो जाती है और उम्मा की जो भावना है वो पल जाती है। इसीलिए आप देखते होंगे कि अगर आप देखेंगे कि अगर बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का जो जीनोसाइड होता है अभी तो एक भी तख्तीबाज जो है बाहर लेकर के नहीं आया कि भाई ह्यूमन राइट्स के लिए। लेकिन अगर फिलिस्तीन में कुछ होता है तो जो तख्ती पर लिख करके ह्यूमन राइट वो आपको दिल्ली के अंदर ही मिलते हैं और भारत के अंदर जगह जगह कश्मीर के अंदर हो भारत में दिल्ली के अंदर ही आपको इंडिया गेट पर दिख जाएंगे। तो ह्यूमन राइट जो है वो आप समझ गए ना किसके लिए उम्मा के लिए ह्यूमन राइट है यानी कि व्यक्ति का ह्यूमन राइट नहीं होता तो वो तो काफिर है। तो अगर वो बांग्लादेश में मर रहा है तो वो अलग देश है हमें क्या मतलब इससे। लेकिन अगर वही एक फिलिस्तीन के अंदर मर रहा है तो उम्मा है और उम्मा के अंदर वो उसका मियां भाई है इसलिए वो तख्ती लेकर के रोड पाएगा। अब आप समझिए ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है इस तरीका का जो कंसेप्ट है जो मैं आपको
समझा रहा हूं ना, रियलिटी तो ये है। बाकी यूपीएससी के जो लोग हैं वो आपको अलग तरीका से समझाएंगे, है ना, वो असली जो बात है ना वहां नहीं पहुंचेंगे। बाकी तो इलाज यही है कि भाई असली बात तक आपको पहुंचाया जाना चाहिए कि असली मामला ये है, ये सारा का सारा जो है थियोलॉजी से निकल के आता है। नहीं तो आप समझिए कि यार इस देश के अंदर क्रिश्चियन भी हैं, इस देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर शायद कोई ऐसा धर्म ना हो जो इस देश के अंदर उसके मानने वाले ना रहते हो, लेकिन कारण क्या है कि एक ही मजहब के जो लोग हैं वो इस तरीका की जो कार्य आपको करते हुए दिखाई पड़ेंगे। अब बात वही आती है कि जो व्हाइट कॉलर टेरर है ये एक ही समुदाय से जुड़ा हुआ आपको देखने के लिए मिलता है। जितने भी आप केस पढ़ रहे हैं, जितने भी केस आएंगे आपको एक ही समुदाय से निकल करके आते हुए दिखाई पड़ेंगे। अब वही है कि भाई भारत के अंदर ये जो व्हाइट कॉलर है इसका मतलब है हाई प्रोफेशनल्स लोग, यानी कि जिसके अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, डॉक्टर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, यानी कि जो एक हाई लेवल की जो जॉब है वो, अच्छा ऐसा नहीं कि वो बेरोजगार है, वो डॉक्टर्स है, वो इंजीनियर है, अगर देखा जाए तो उनकी जो पे सैलरी वगैरह है वो लाखों में है। ऐसा नहीं है कि वो बेरोजगार है या फिर वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब पर किसी पद पर है, यूपीएससी या किसी स्टेट पीसीएस को निकाल करके वहां पर वो जॉब कर रहे हैं। लेकिन बात वही आती है ना कि भाई ये दुनिया जो है मायावी है। जब ये बात हमारे दिमाग में डाल दी जाएगी तो फिर पैसा, पद और ये घर, ये सुख संपत्ति ये मायने नहीं रखती, फिर उसे लगता है कि जन्नत ही जाना है सीधा। क्यों? क्योंकि भाई आप सोचिए अल्टीमेट गोल क्या है जीवन का, ये जो हम देख रहे हैं, अगर आपको लगे कि ये गोल नहीं है, बच्चों को पढ़ा करके शिक्षित करके उनको अच्छी जॉब दिलाना, उनको सेटल करना, ये आपका अल्टीमेट गोल नहीं है, समझिए मेरी बात। लेकिन अगर आप देखोगे कि नॉन बिलीवर्स जो होते हैं, यानी कि जो गैर आप कहिए कि जो मुशरिक होते हैं, उनका एक उद्देश्य है, काफिर जो होते हैं उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य है कि वो घर बनाए, वो जमीन खरीदे, वो अपने बच्चों को पढ़ा करके शिक्षित करके उनको सेटल करें, ये अल्टीमेट गोल है। या फिर अल्टीमेट गोल होता है कि भाई हम अच्छे कार्य करें और स्वर्ग चले जाएं, ठीक। लेकिन उसके लिए कोई इस तरीका का जो प्रलोभन है किसी बुक या किसी भी धार्मिक स्क्रिप्चर्स में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब बात वही आ जाती है कि फरीदाबाद के वो जो आपने पूरा का पूरा जो केस है वो तो आप जानते होंगे किस तरीका से वो रेड फोर्ट होता है वहां से। अब आती है इस खतरे की जड़ें 4 दशक का इतिहास है। जैसे व्हाइट कॉलर टेरर अचानक पैदा नहीं हुआ, ये 4 दशकों में कट्टरपंथी विचारधारा, पाकिस्तान की रणनीति और वैश्विक जिहाद का विकास का परिणाम है। आप जानते होंगे मुस्लिम ब्रदरहुड का नाम आपने सुना होगा, जिसकी स्थापना 1928 में हुई थी। और जो 1928 में जो इसकी स्थापना हुई थी वो उसका एक उद्देश्य ये था कि जिस तरीका से तुर्की के अंदर खलीफत को जो है खत्म किया गया, हमें जो कैलिफेट है उसको दोबारा स्थापित करना है। अब ये कैलिफेट स्थापित हो नहीं सकती, कई बार मैं बता चुका हूं। कारण ये है कि इस्लाम के अंदर 72 फिरके हैं, जो मोस्ट है ना, जो माना जाता है कि 72 फिरके हैं, लेकिन उनमें प्रीडोमिनेंट जो है वो दो ही है, शिया और सुन्नी। लेकिन उनमें आपस में ही नहीं बनती। आप देख रहे होंगे अभी ईरान जो है एक शिया मुल्क है, उसके साथ कोई भी सुन्नी मुल्क खड़ा हुआ है नहीं। उसको अमेरिका जो है नष्ट करने वाला है, आप देख लेना धीरे धीरे उसकी रिजीम चेंज हो जाएगी। और लेकिन कोई भी सामने नहीं आता। क्यों? मैंने जैसे कि आपको बताया, अब ये मुस्लिम ब्रदरहुड जो है इसके द्वारा प्लस जो सऊदी अरब है उसके 1979 के अंदर, आप जानते होंगे इसको, जब ईरान की स्थापना होती है उसके बाद जो भी कट्टरपंथी हैं वो सऊदी अरब के साथ ये समझौता करते हैं कि आज से, यानी कि जो मक्का मस्जिद है उसको जो आजाद कराया गया, तो उन्होंने बताया कि देखो आज से आप क्या करेंगे, आज से आप जितने भी मजहबी मामले हैं वो सारे मुल्ला मौलवी देखने वाले हैं। और वहीं से पेट्रो डॉलर का जो खेल शुरू होता है, पूरी दुनिया के अंदर जो कट्टरपंथ है वो इराक के, जो ईरान है ना, ईरान की स्थापना के बाद शुरू होता है। इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाइए, जाकर के आप देख सकते हैं उसे भी। अब बात आता है कि 4 दशक पुराना ये खेल है, 1977 से शुरुआत होती है। 1977 एग्जैक्ट डेट नहीं है, मैंने जैसा आपको बताया 1979 के बाद में ये शुरुआत होती है, जब से ईरान जो है उसकी इस्लामिक रिजीम आती है वहां पर, और रजा साहब पहलवी जो है उसकी जो गवर्नमेंट है, उसकी जो रिजीम है वो गिर जाती है, जो कि अमेरिका समर्थित सरकार थी। अब जैसे मैंने आपको बताया, जो सिमी अभी जो पीएफआई आप देखते हैं, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये उसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और जैसा मैंने आपको कई सारी वीडियोस में बताया, हमारे यहाँ पर बड़ी खामियां हैं। पीएफआई को बैन किया हुआ है, लेकिन पीएफआई में जो कार्यकर्ता हैं वो आराम से खुले छुट्टे घूम रहे हैं और दूसरा नाम रख के कार्य वो लगातार कर रहे हैं। मेरी समझ में ये नहीं आता कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन को बैन करने के बाद आपने काम क्या कर दिया, आपने घायल करके छोड़ दिया। अगर आप किसी को घायल करके छोड़ोगे तो आपको चोट पहुंचाएगा। होना क्या चाहिए कि पीएफआई रहे या ना रहे, लेकिन इनके जो कार्यकर्ता हैं उनको जो है सबक सिखाने की आवश्यकता है। बात बस वही आती है। आईएसआई और द कराची प्रोजेक्ट, यानी कि ये जो प्रोजेक्ट है वो पाकिस्तान के द्वारा, आप जानते होंगे कि भारत को 1000 जो जख्म देने की जो उनकी रणनीति है कि हम भारत को जो है 1000 जगह से जख्म देंगे, उसी का एक प्रोजेक्ट जो है भारत के अंदर अलकायदा हो, जैसे मोहम्मद हो या फिर सिम्मी हो या अभी पीएफआई, ये जो है इनके द्वारा ये एक मॉड्यूल जो है लगातार चलाया जा रहा है। अब स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जैसे सिमी मैंने आप बताया था आपको, ये 2001 तक चली और उसके बाद में इसको बैन किया गया। फिर इन्होंने जो है उसको जो पीएफआई को स्थापित किया। अब आप ये देखेंगे कि 1980 के दशक में सोवियत अफगान जिहाद का वैश्विक प्रभाव भी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। आप ये जानते होंगे कि किस प्रकार से जो अमेरिका और
रूस के द्वारा जो एक लड़ाई लड़ी गई थी अफगानिस्तान के अंदर अपने वर्चस्व की लड़ाई, जिसे कोल्ड वार की लड़ाई भी कह सकते हो आप, कि कोल्ड वार के अंदर वो एक महत्वपूर्ण लड़ाई थी, जिसके बाद में 1991 में यूएसएसआर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है और वहीं पर जो है कोल्ड वार जो है एक तरीका से समाप्त हो जाता है। ये जो लड़ाई हुई थी वहां पर आप तालिबान नाम आपने सुना होगा। तालिबान जो है वो कौन है, जो पाकिस्तान के द्वारा अमेरिका के जो डॉलर है उससे तैयार किए गए इस्लामिक लड़ाके हैं। और यही जो लड़ाके हैं जब डिसइंटीग्रेट हो जाता है यूएसएसआर और जो आप अमेरिका जो है वो स्थापित हो जाता है, उसके बाद इनको जो है कश्मीर के अंदर आप जानते होंगे किस प्रकार से 1991 के में किस तरीका से जो कश्मीरी पंडित हैं उनका जीनोसाइड किया गया था। आप जानते होंगे कि उसके बाद में ये जो लोग हैं ये बेरोजगार हो जाते हैं और फिर ये अलग अलग दिशाओं में निकल जाते हैं, चाहे वो रूस के अंदर जो गोलीबारी की घटना हो या भारत के अंदर कश्मीर की जो समस्या हो। तो ये सारी की सारी आपको उसके बाद देखने के लिए मिलेंगे। अब 2001 में आपने देखा होगा कि 9/11 के हमले के बाद जो सिमी है, आप जानते होंगे इसकी रैलियों में ओसामा बिन लादेन का जो महिमा मंडन किया गया, इनका एक ही है, जैसा कि आप देखेंगे ये कभी भी देश के साथ खड़े हो ही नहीं सकते। कारण क्या है, वही है कि बचपन से है वही जो उम्मा का चुम्मा इनको दिया जाता है, उससे इन्हें देश नहीं बल्कि उम्मा ज्यादा है, जो कि फेक आइडियोलॉजी है। अब देखना परिणाम, भारत सरकार ने सिमी पर यूएपीए लगाया था, जैसा मैंने आपको बताया आपको, और उसके बाद अभी 2022 या 22 में शायद भारत सरकार ने पीएफआई जो इसकी बाद में जो सिमी के बाद बनाई गई थी उस पर भी 2027 तक जो है क्या लगाया हुआ है, प्रतिबंध लगाया हुआ है। क्लियर है। देखिए आईएसआई का नया दांव, द कराची प्रोजेक्ट 2001-2007। अब बताते हैं कि भाई ये, जैसे मैंने शुरू में भी आपको बताया है कि ऑनलाइन होने से, सब इंटरनेट के आने से इनकी जो एक्सेस है वो भारत में जो ये पोटेंशियल है ना, इनके अंदर जो पोटेंशियल, क्योंकि बचपन से मैंने क्या बताया आपको, बचपन से वही उम्मा का चुम्मा बच्चे को दिया जाता है और वो जो चुम्मा है वो बाद में जाकर के नेशनलिज्म उसके अंदर बचता नहीं है, उसके लिए दुनिया में कहीं पर भी बैठा हुआ जो एक टोपी है वो उसका भाई है। इसीलिए आप इसे देखोगे कि भारत के अंदर ये जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म है वो एक वर्ग समूह से जाकर के जुड़ता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। अब सारे के सारे मैंने आपको बताया, जैसे आईएसआई का ये प्रोजेक्ट है जिसमें लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद हो, ठीक, और ये रणनीति में क्या है, कश्मीर के बाहर भारत में आतंकवाद को फैलाना और इसके भारतीय नागरिकों को इस्तेमाल करना। अब भारतीय नागरिक, मैंने क्या बताया, नागरिक जैसा इनमें कोई कंसेप्ट होता ही नहीं है। बात यही है कि एक स्टेट जो है वो उसकी पॉलिसी क्या है और एक समुदाय जो है उसकी पॉलिसी क्या है, इन दोनों के बीच में जो अंतर है ना, वहीं ये सिटीजन और नागरिक जैसी जो अवधारणा है वो धूमिल होती हुई प्रतीत आपको दिखाई पड़ेंगी आने वाले समय में भी। और अगर आप पीछे लौट करके देखेंगे तो वहां पर भी ये स्टेट यानी कि अभी कभी भी अपने नेशन के साथ में खड़े होते आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। आप इसको भी देखना, और आपको पीएफआई का जो आपने डॉक्यूमेंट पढ़ा होगा 2047, ठीक, इसे आप जानते होंगे, नहीं तो इसके लिए एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। अब देखना आईएसआई का जो मास्टरमाइंड रणनीतिकार है दाऊद इब्राहिम, जो वहां पर बैठा हुआ है, उसका लश्कर तैयबा और सिमी का कैडर जो पीएफआई बन गया था। दाऊद इब्राहिम जो आप जानते होंगे पाकिस्तान में है, और लश्कर तैयबा जो है वो लगातार कराची से ट्रेनिंग दे रहा है, भारत, दुबई और कराची। क्लियर है। ये है रिटर्न टू इंडिया एज ए स्लीपर सेल, और स्लीपर सेल का कंसेप्ट मैंने आपको बताया है कि इनमें कोई भी हो सकते हैं, कोई रेडी चालक भी हो सकता है, कोई रिक्शा चालक भी हो सकता है, कोई कॉस्मेटिक की दुकान पर बैठा हुआ व्यक्ति है वो भी हो सकता है। तो कोई भी जो व्यक्ति है वो स्लीपर सेल हो सकता है, और जैसे ही उसको काम सौंपा जाएगा, आदेश आएगा, वो निकल करके जो भी रेड फोर्ट पर जो हुआ है वही वो करने के लिए तैयार हो जाएगा। अब देखते हैं पहली लहर है इंडियन मुजाहिदीन का आतंक 2007 से 2013। सिमी, पीएफआई समझ गए होंगे, और इंडियन मुजाहिदीन, ये इसकी ही आतंकी शाखा है। क्लियर है। पीएफआई और सिमी और इंडियन मुजाहिदीन। कराची प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन 2006 में सिमी का पीएफआई के रूप में पुनर्जीवित किया गया, जिसने एक राजनीतिक मोर्चे के रूप में काम किया। 2007 में पीएफआई के भीतर से हमलों को अंजाम देना, और इंडियन मुजाहिदीन जो है जो इसी का एक आतंकी संगठन है, ये है। अब पुणे, अहमदाबाद, बनारस, आप जानते होंगे ये सारे के सारे किस तरीका से लगातार जो है एक जो बम विस्फोट थे उस टाइम पे अनाउंस हुआ करता था कि अपने पास किसी भी अनजान चीज को ना छुए क्योंकि बम हो सकता है, समझ गए। तो इस तरीका के अनाउंसमेंट आपने बस स्टैंड और ट्रेन का जो प्लेटफॉर्म वहां पे सुने होंगे। अब है भारत में आईएसआई और अल कायदा की दस्तक। अब ये आती है 2014 से लेकर के 2019। अल कायदा की दस्तक जो है भारत के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। जम्मू कश्मीर है, कश्मीर वैली के अंदर आपको देखने के लिए लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद। पाकिस्तान ने हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद को फिर से जो है सक्रिय किया था। अब हरकत हिजबुल इस्लामी, यूसुफ अल हिंदी, अंसार उल तौहीद और आईएसआई की ये जो फ्रेंचाइजी है, ये लगातार आपको भारत के अंदर सक्रिय होती हुई दिखाई पड़ेंगी। आप जानते होंगे कि भारत के अंदर से जो नक्सलवाद है उसको जो खत्म करने का जो डेट है भारत सरकार ने मार्च 2026 बताया है, मार्च 2026। अब ये जो मार्च 2026 है उसके बाद ये कौन सा वाला जो खत्म होगा ये नक्सलवाद, क्योंकि नक्सलवाद जो एक तरीके से जंगल में था वो हमारी जो आर्मी है उसके लिए घातक था, याद रखना। क्लियर। और जो डेवलपमेंट है उसके लिए घातक था, लेकिन
एक जो सबसे बड़ा जो खतरा है जो हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर, जिसे हम बोलते हैं अर्बन नक्सलवाद। तो अर्बन नक्सल जो है वो हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर है, वो हमारे कोचिंग्स के अंदर है, वो यूनिवर्सिटीज के अंदर है। आपको जहां पर भी एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस है वहां पर वो आज भी हमारे बच्चों का ब्रेन वॉश करने में लगे हुए हैं। ये जो आपको ये जो अर्बन नक्सल है, और यही जो अर्बन नक्सल है, ये लोग करते क्या है कि ये जो आतंकवादी घटना है, चाहे जैसे मोहम्मद की हो या फिर यूसुफ अल हिंद की हो या इंडियन मुजाहिदीन की हो या अंसार अल तौहीद की हो या फिर आईएसआई की कोई भी फ्रेंचाइज की घटना हो, उसका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। और ये जो आतंकी है जो ये घटना करते हैं, जो ये घटनाओं को अंजाम देते हैं, जैसे रेड फोर्ट वाली, उनके प्रति एक सहानुभूति पैदा करना या उस तरीका का माइंड सेट तैयार करना कि जो भी ये कर रहे हैं वो अपने अधिकारों के लिए कर रहे हैं, ताकि ये इनके ढाल बन करके खड़ी हो जाए। तो ये है सबसे खतरनाक आइडियोलॉजी जो मैंने अभी आपको बताई है, लेकिन ये भी भारत में लगातार जो है पैर पसार रही है। अब जैसा कि आप जानते हैं अलकायदा का जो प्रवेश है जाकिर मूसा और अंसार गजवायतुल हिंद का जो संगठन है उसके द्वारा ही होती है। अब ये जो संगठन है आईएसआई, जो आईएसआई का अवसर पाकिस्तान ने अलकायदा की जो महत्वाकांक्षा को और अवसर प्रदान किए। आईएसआई जो एक आप कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक लॉन वुल्फ अटैक जो करती है 2017, हिजबुल मुजाहिदीन और अंसार गजवातुल हिंद AGH, भारत में अलकायदा की जो पहली आधिकारिक शाखा है वो देखने के लिए मिलती है। नया मुकाबला अब भारत में वैश्विक जिहाद के दो प्रतिस्पर्धी थे, एक तरफ था आईएसआई जिसकी फ्रेंचाइज मैंने आपको ऊपर बताई है, और दूसरी तरफ था अलकायदा का AGH। क्लियर है। अब देखिए चौथा पांचवा चरण, वर्तमान मोर्चा पीएफआई का जो पुनरुत्थान और पतन 2019 से 22। पीएफआई का जो पुनरुत्थान होता है, जो मैंने आपको बताया है कि इसको जो है बैन किया गया और बैन किया गया, लेकिन बात वही आती है जो मैंने शुरू में बताई थी कि इसको बैन करने से बात नहीं बनेगी। इसके अंदर जो कार्यकर्ता थे उनको न्यूट्रलाइज करने की आवश्यकता थी, जो कि शायद सरकार ने नहीं की है। तो जितने भी इसके अंदर कार्यकर्ता थे उनको ढूंढ ढूंढ कर न्यूट्रलाइज करना था, अभी नहीं किया है। लेकिन अभी बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है, एक तो अर्बन नक्सल और दूसरे ये जो आतंकवादी जो संगठन है इनके जो कार्यकर्ता है। सरकार की जवाबी कार्रवाई क्या होती है, वही होती है जो मैंने आपको बताया, प्रतिबंध। इससे कुछ होने वाला है नहीं। ये मानो कि जैसे कि लभाव होता है ना कि कुछ लेने के बाद छोटा मोटा कुछ दे दिया, ये वो है। इससे आप थोड़ी बहुत कमजोरी आ सकती है, जैसे कि इन्होंने आरपीएफ एक्ट जो है उसके अंदर संशोधन किया गया और इनकी जो विदेशी फंडिंग है उस पर रोक लगाई है। लेकिन वही है ना कि एक तरीका से जो नेट ग्रिड है उसके द्वारा पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को जो है इंटीग्रेट करके और उसको जो है एक्सेस किया जा रहा है कि कर क्या रहे हैं। सरकार की इन पर नजर जरूर है, ये ऐसा नहीं है। अब बात आती है कि नया जो वैक्यूम जो क्रिएट हुआ पीएफआई के खत्म होने से, मैंने जैसा कि आपको बताया कि खत्म वो नहीं होता, बस संगठन बैन किया है, ये नहीं है कि खत्म हो गया है। जो कार्यकर्ता है वो तो छुट्टे घूम रहे हैं ना। एक खालीपन आ गया जिससे केवल आईएसआई के कमजोर मॉड्यूल और अलकायदा का जो एजे मैदान में रह गया। अब बात आती है कि चक्र पूरा हुआ, जैसे मोहम्मद और ने AGH को अपनाया। अब जैसे मोहम्मद जो है उसने 2023 के अंदर स्ट्रेटेजिक एंड सपोर्ट अडॉप्टेशन प्रयोग किया और अंसार गजवातुल हिंद AGH इसको जो है अपना लिया। नया गठजोड़ जो है व्हाइट कॉलर टेररिज्म के रूप में सामने आता है। अब आपको ये समझ गए होंगे कि कहां से तो पूरी फंडिंग होती है और हमारे देश के अब अच्छा, इसके अंदर जो पीडीएफ है इसके अंदर ये जवाब नहीं आपको मिला जो मैंने आपको शुरू में दिया है कि आखिर वो बनते कैसे हैं। भाई और भी तो समुदाय भारत के अंदर, शायद ही कोई ऐसा धर्म मजहब और पंथ हो जिसके मानने वाले लोग भारत में ना रहते हो। लेकिन क्या कारण है, क्या कारण है कि एक ही समूह के जो लोग हैं वो उसमें जाते हैं। आपने कभी सुना है कि कोई जैन उसमें शामिल है, कोई बौद्ध उसमें शामिल है या कोई क्रिश्चियन उसमें शामिल है? नहीं आप सुनेंगे। क्यों? कारण ये है कि उनके अंदर पोटेंशियल शुरू से बचपन से डाला ही नहीं जाता। अब ये पोटेंशियल इनके अंदर शुरू से डाल दिया, इनके अंदर जो इनका ब्रेन वॉश है वो परिवार ने ही शुरू कर दिया। ठीक है, उन्होंने बता दिया कि हाँ भाई होती है जन्नत, जन्नत होती है, कंफर्म हो गया बचपन से। अब उसके बाद क्या है कि अगर वो कितना भी पढ़ लिख जाओ लेकिन अंतिम अल्टीमेट गोल क्या है, जन्नत है। अब जन्नत कैसे जाएंगे ये तो मौलवी बताएंगे बाद में। और मौलवी कहां से ट्रेंड होकर आ रहे हैं, जैसे मोहम्मद और ये जो अंसार गजवातुल हिंद है ना और व्हाइट कॉलर टेररिज्म, फिर इनकी देन होती है। ये है सारा का सारा गठजोड़। कश्मीर के बाहर भारत के अन्य हिस्सों में शिक्षित पेशावर, यानी कश्मीर के बाहर नहीं, कश्मीर के भी हैं, और कश्मीर के बाहर तो पूरे कश्मीर। देखो जो भी लोग इस तरीका से करते हैं ना कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान या कश्मीर, नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। विचारधारा ये जो है ना वो वैश्विक है। ये मत समझ लेना कि कश्मीर में है या ये पाकिस्तान में है या बांग्लादेश में, नहीं। जहां जहां ये आइडियोलॉजी है वहां वहां ये सब कुछ आपको मिलने वाला है, चाहे वो भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो रहते कहां हैं। अब आता है हिजबुल मुजाहिदीन के पुनरुत्थान को रोकना होगा। अब वही है कि 2026 अभी जो मार्च आएगी उसके बाद ये करेंगे क्या, ये देखना होगा। कश्मीर घाटी में लश्कर और जैसे मोहम्मद की जगहों को कम करना होगा। कैसे करेंगे वो तो इनमें बताएंगे नहीं। जैसे मोहम्मद और अंसार गजवातुल हिंद के गठजोड़ को बेहतर करना होगा। कार्य एक ही करना होगा, इजराइल और चाइना मॉडल।
मॉडल। यानी कि अगर आप चाइना मॉडल को अडॉप्ट कर लेते हैं, उस पर अगर आप कमेंट करोगे तो वीडियो में लेकर के आऊंगा कि चाइना ने इस तरीका के जो ये दहशतगर्द हैं इनसे किस तरीका से निपटा है। अगर आप पूरी तरीका से अडॉप्ट नहीं कर सकते तो कुछ परिष्कृत रूप में उसे जो है अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, अन्यथा इसका कोई इलाज नहीं है। इनको जो है अगर पकड़ा जाता है तो इनको बिल्कुल ही जो जैसे सिविल कोड होते हैं, जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, नहीं, इसको इस व्यवस्था से बाहर रखना पड़ेगा। हमें ऐसे कानून लाने पड़ेंगे कि अगर किसी तरीका से वो सस्पेक्ट भी है इसके अंदर तो उसको अलग तरीका से लेकर के जाना पड़ेगा। और दूसरा, ये जो जुल्म और ये जो माइनॉरिटी, इसके स्टेटस को हमें बिल्कुल बताना पड़ेगा कि माइनॉरिटी कौन है, कितना % पॉपुलेशन का शेयर अगर है तो वो माइनॉरिटी है, इसको बिल्कुल डिफाइन करना पड़ेगा। कानून लाने पड़ेंगे बहुत ही जो जबरदस्त, और उनका इंप्लीमेंटेशन जो है उससे भी जबरदस्त अगर होगा तब जाकर के इस तरीका के जो ये प्रॉब्लम है इससे हमको जो है छूट मिल सकती है या छुटकारा मिल सकता है। ठीक है, अब बात आती है छात्र आंदोलन से पेशेवर आतंकवाद तक। वही आता है कि भाई वैचारिक जो कट्टरपंथ है वो तो शुरू में ही इनके अंदर होता है, फिर उसके बाद में वही है कि पोटेंशियल है और ये फिर किसी भी इस तरीका के जो मॉड्यूल है उसके हाथ लग जाते हैं। हाथ लगने के बाद में फिर इनको जो है बताया जाता है कि देखो आप पढ़ लिख गए हो, आप डॉक्टर बन गए हो, लेकिन ये तो मायावी दुनिया है, यहाँ तो कुछ है नहीं। आप पाकिस्तानी मौलवीन के सुनिए, वो जाकर के वो कहते हैं कि भाई अपने बच्चों को तो पढ़ाएंगे अमेरिका में, लेकिन जो गरीब है उसको बताएंगे कि नहीं नहीं ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है, आप सीधे जा सकते हो कहाँ, जन्नत। तो उनके लिए वो जन्नत भेजेंगे। ठीक है, अब बस यही है, इतना ही है। इसमें व्हाइट कॉलर टेररिज्म इकोसिस्टम जो है वो अब कश्मीर नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये जो घटनाएं हैं व्हाइट कॉलर टेररिज्म की आगे आपको और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई पड़ेंगी। कारण क्या है, एक तो ये इंटरनेट आ गया है, अब इनकी या कहो कि जो टेररिस्ट आउटफिट्स जो है उनकी जो रीच है वो अब हर घर तक पहुंच चुकी है और ऐसे लोगों को वो शिकार बना रहे हैं। इसीलिए हमें एक तो वही है कि भाई कंसंट्रेशन, ये जो कैंप लगाने पड़ेंगे, इनको जो री एजुकेट करना पड़ेगा, वही चाइना मॉडल। ठीक है, जो हो जाएंगे, बाकी दूसरे इनका क्या करना है वो जाकर के या तो मुझे बताइए, मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आऊंगा, नहीं तो आप जाकर के चाइना मॉडल देखिए क्या है। तो वही है इनका एकमात्र इलाज है इस तरह की जो कट्टरपंथी विचारधारा है उससे अगर छुटकारा पाना है। तो आज के लिए इतना ही। आपने वीडियो यहां तक देखी, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।